ठीक है, ओके। सो अब एक तो ये तो आर्कीटाइप की हमने जनरल, आप कह सकते हो कि डेफिनेशन दी है। अब एक आर्कीटाइप जो होता है वो फिलोसॉफिकल भी होता है। तो फिलोसॉफिकल कौन होता है? जो हम फिलोसॉफिकली आर्की, क्योंकि हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो उन आर्कीटाइपल थिंग्स की बात करेंगे जो फिलोसॉफिकल है, ठीक है। तो एक फिलोसफर जो है, ओके, अ फिलोसफर हु रिप्रेजेंट्स एन ओरिजिनल और इन्फ्लुएंशियल पॉइंट ऑफ व्यू इन अ वे that significantly affects philosophers और नॉन philosophers। तो उसको हम क्या कहते हैं? आर्कीटाइपल फिलोसफर। एक ऐसा फिलोसफर जिसका पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया के मेजोरिटी ऑफ द फिलोसफर्स को इन्फ्लुएंस करे, इवन नॉन फिलोसफर्स जो हैं उनको भी इन्फ्लुएंस करे, तो उसको हम क्या कहेंगे? आर्कीटाइपल फिलोसफर कहेंगे। समझ आ रही है आपको बात? यस सर। नो सर। नहीं यार, किसने कहा है नो सर? नो सर। जी, ओके। मीन के अब देखें, उसमें एक सिंपल हम एग्जांपल ले लेते हैं, बुद्धा की एग्जांपल हम ले लेते हैं कि दुनिया का जो भी रिलीजन है, दुनिया का जो भी कल्चर है, क्या वो बुद्धा की सेइंग से फायदा नहीं उठाता? या बुद्धा की सेइंग्स को वो ये नहीं समझता कि लगता है कि ये सच है, लगता है कि ये ठीक बात कर रहा है? ऐसे ही है। इसी तरह से जैसे कि आप अगर कोई भी, जैसे कि प्लेटो ने कोई बात की है, प्लेटो ने कोई बात की है, अरिस्टोटल ने कोई बात की है। जैसे कि अरिस्टोटल ने अगर डेमोक्रेसी की डेफिनेशन की, तो दुनिया में अभी तक जो एक बेस्ट डेफिनेशन कंसिडर की जाती है डेमोक्रेसी की, वो काफी हद तक अरिस्टोटल को एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। अब इनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं किसी भी चीज के बारे में, चाहे वो फिलोसफी है, चाहे वो लिटरेचर है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स की एग्जिस्टेंस है, उसके बारे में जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज वो देते हैं, उन पॉइंट ऑफ व्यूज, वो पॉइंट ऑफ व्यूज पूरी दुनिया के लोगों को, पूरी दुनिया के फिलोसफर्स को, या इवन जो फिलोसफर नहीं भी हैं उनको क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। तो जब ये अफेक्ट कर रहे हैं तो हम इनको क्या कहेंगे? ये आर्किटाइपल फिलोसफर्स हैं। क्योंकि हमने आर्किटाइप की डेफिनेशन क्या की कि वो कॉमन चीजें, वो कॉमन पैशंस, वो फीलिंग्स, वो नजरियात जो ऑलमोस्ट दुनिया के तमाम कल्चर्स में पाए जाते हैं, उनको हम आर्किटाइप्स कहते हैं। आर्किटाइप्स कहते हैं। तो वो फिलोसफर जिसका पॉइंट ऑफ व्यू, जिसकी फिलोसफी, जिसके नजरियात दुनिया के तमाम लोगों को या मेजॉरिटी लोगों को इन्फ्लुएंस करें वन वे और द अदर, उसमें हम नेगेटिव या पॉजिटिव की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वन वे और द अदर, गुड और बैड, ठीक है। क्योंकि आर्किटाइप्स ईवल में भी हो सकते हैं, जरूर नहीं कि आर्किटाइप्स गुड में भी हो। अगर सैटर्न के नजरियात पूरी दुनिया में किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं तो वो भी एक आर्किटाइप है अपने अंदर, ओके। तो इसी तरह से जो एक फिलोसॉफिकल आपके पास जो आर्किटाइप्स हैं, उनमें एक फिलोसफर, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इतना इन्फ्लुएंशियल होता है कि वो सिग्निफिकेंटली क्या कर रहा होता है? अफेक्ट कर रहा होता है फिलोसफर्स को और नॉन फिलोसफर्स को। जी, अभी समझ आई जिसने कहा था कि नहीं समझ आ रही? यस सर। जी, ओके। तो इसमें हम कुछ देखेंगे जो हमारे पास जो है ना वो सेजेस हैं। सेज की बल्कि हम डेफिनेशन पहले सेज की कर लेते हैं और फिर आगे हम मूव करते हैं कि सेज कौन होता है, ठीक है। पहली तो ये बात है कि जो सेज होगा वो एक आर्किटाइपल फिगर होगा। आर्किटाइपल फिगर हम उसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सेज वही हो सकता है जिसकी जिसकी जो नजरियात है वो दुनिया को अफेक्ट करें, ओके। तो सेज एक आर्किटाइपल फिगर होता है जो दो चीजों को मिलाता है इकट्ठे। एक रिलीजियस इंस्पिरेशंस को मिलाता है और उसके साथ साथ ह्यूमन कंडीशन को वो क्या करता है? मिलाता है। ह्यूमन कंडीशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अब ह्यूमन कंडीशन को कैसे मिलाता है? क्योंकि वो ह्यूमन कंडीशन में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनसाइट से ह्यूमन कंडीशन को देख रहा होता है। इंसान कौन है, क्यों है, इस दुनिया में उसके मसाइल क्या हैं, इस दुनिया में वो अपने अपने आप को बदल कैसे सकता है, इस दुनिया में वो निर्वाणा कैसे हासिल कर सकता है, इस दुनिया में वो एग्जिस्ट कैसे कर सकता है। अब वो आम बंदा जो है वो ऐसा नहीं सोचता, लेकिन एक आर्किटाइपल फिलोसफर जो एक सेज है वो इस बारे में सोचता है। क्योंकि जैसे कि बुद्धा ने कहा कि हम दुनिया में कैसे रह सकते हैं, इनके बुद्धा की फिलोसफी का जो आप कह सकते हो कि जो एक 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 क्रक्स है वो यही है कि इंसान जब अपनी डिजायर्स से पीछा छुड़ा ले तो वो अपनी जिंदगी में खुश रह सकता है। अब ये बुद्धा का जो कहना है वो बुद्धा के लाइफ की एक्सपीरियंसेस या ह्यूमन साइकी के अंदर उतर कर उसके उसके इनसाइट्स बुद्धा ने क्या है दिए हैं।
डायरेक्टली बताया कि इंसान इस तरह से इस दुनिया में क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सेज की क्या डेफिनेशन होती है तो क्या कहेंगे आप? कि सेज जो है वो क्या होता है, वो एक आर्कीटाइपल फिगर होता है, और वो यस, और आर्कीटाइपल फिगर के साथ साथ वो रिलीजन से भी इंस्पिरेशन लेता है, और उसके साथ साथ वो ह्यूमन साइकी में भी देखता है, ह्यूमन कंडीशन में भी देखता है, और उसके बारे में अपने नजरियात को क्या करता है, पेश करता है। वैसे सेज जो वर्ड है वो बेसिकली सेपियन से निकला है, जैसे कि साइंस ह्यूमन बींग्स को क्या कहती है, होमोसेपियंस कहती है, ठीक है, होमोसेपियंस। तो साइंस होमोसेपियंस कहती है। सेज का वर्ड जो है वो किससे निकला है, सेपियंस से निकला है, और इसका मतलब है वाइज, इंटेलिजेंट, वाइज और इंटेलिजेंट। क्या मतलब है? वाइज, वाइज, इंटेलिजेंट, ठीक है। सेज का जो मतलब है वो क्या है, वो है वाइज और इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। उसको आप जो है वो देख सकते। अब हम इन कुछ सेज जो हमारे पास हैं उनकी हम बात करेंगे, और बेसिकली हमारे पास 3 सेजेस हैं जिनकी हम बात करेंगे इसमें। तो नंबर 1 हमारे पास है लाओजू, ओके, लाओजू, LAO, लाओ, और जू, ठीक है, TZU, ओके, क्योंकि ये चाइनीज है तो उसका जो नेम है वो ऐसे ही है। अब ये जो आप कह सकते हैं लाओजू है, ये इसने बात की है एंशियंट, जिसको हम कहते हैं ना कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी क्या होता है? कॉस्मोलॉजी, व्हाट इज कॉस्मोलॉजी? कॉस्मोलॉजी वो होता है जो आपको पता नहीं है, ऐसे ही है। ओके, कॉस्मोलॉजी है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स। क्या है, क्या क्या? डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स। डेवलपमेंट ऑफ या स्टडी ऑफ द यूनिवर्स, जो यूनिवर्स से रिलेटेड जो हमारे पास जो है वो क्या है, नजरियात हैं, बातें हैं, या स्टडी ऑफ यूनिवर्स को हम क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी। ये नेट से पता लगा। हाँ, नेट से पता है। नहीं, सैफ बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, आप उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। डू नॉट अंडर एस्टिमेट थैंक यू सर द इंटेलिजेंस ऑफ अ कॉमन मैन। CR of class, CR of class। आपको क्या लगता है कि ये पिछले 3 महीने में बैठा रहा है, इसने फिलोसफी और हर चीज खंगाल दी है, वो आगे इसने लगाया हुआ था? जी सर। सर इसके पास नोट्स बाकी नहीं पड़े हुए। क्यों नहीं पढ़ा हुआ, सब कुछ पढ़ा हुआ मेरे पास। तो आप तुम ही करना फिर। लाइब्रेरी के आगे ओपन कर दिए। ओके जी, तो यस, तो ताओ जो है हमारे पास जो फिलोसफर है जिसकी हमने बात की, लाओजू, ओके, लाओजू। लाओजू ने जो सबसे पहली बात की है वो उसकी बात की है जिसको हम कहते हैं ताओ दाओ, ठीक है, TAO या DAO इसको बोलते हैं, और भी इसके बहुत सारे नेम हैं ओवरऑल, जिसको जो है वो ताओ या दाओ, ठीक है। अब ये ताओ और दाओ का मतलब बेसिकली क्या है, वे, क्या मतलब है इसका, वे, रास्ता, ठीक है। अब जो फिलोसोफर है लाओ, फिलोसोफर कौन है, लाओ, और वो बात किसके बारे में करता है, ताओ के बारे में बात करता है, ताओ दाओ, ठीक है, ताओ या दाओ के बारे में बात करता है। अब ताओ या दाओ क्या है, दैट मीन्स वे, रास्ता। अब वे और रास्ता बेसिकली क्या है, अब वो ये समझते हैं कि इस दुनिया में या जिसमें इंसान जो वो रहता है, इसमें सबसे जो मुश्किल काम है, जो प्रिंसिपल है ऑल थिंग्स का, वो क्या है, वो इस कायनात के रास्ते को जानना है, ओके, इस पाथ को जानना है, उस रास्ते को जानना है। हम उस रास्ते को कैसे जान सकते हैं, वो रास्ता है क्या, हम उस रास्ते पे चल कैसे सकते हैं, ओके। अब इस रास्ते को आप मॉरल लॉ कह लें, या इस रास्ते को आप जिंदगी जीने का तरीका कह लें, ओके, कुछ भी, तो लेकिन वो कहता है कि ये रास्ता जो है इसको ढूंढना, दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट, इसी को हमने ढूंढा। अब यहां से ये फिलोसफी अब क्या करते हो, बिगिन होती है। अब ये तीनों फिलोसोफर हमें बताएंगे कि ये रास्ता है। अब देखें ना कि इनके पहले उन्होंने डिफाइन कर लिया कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है, वो कहते हैं कि इस वर्ल्ड का जिसमें हम रहते हैं, उसका मेन इशू ये है कि इंसान को यही नहीं पता कि जो प्रॉब्लम है वो है क्या,
तो उन्होंने कहा है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आपने वो रास्ता ढूंढना है कि जिस पर आपने चलना है, आपने वो पाथ ढूंढना है कि जिसकी तरफ आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, या आपको पता हो कि ये रास्ता है। अब उस रास्ते को ढूंढने के लिए वो बेसिकली, क्योंकि ईस्टर्न फिलॉसफी का ये खासा है, ये आप अपने माइंड में रखेंगे, या हमारे पास ये जो फिलॉसफी जो हम जिन सेजेस को देख रहे हैं, ये रैशनैलिटी से उतना काम नहीं लेते हैं। ओके, रैशनैलिटी से, क्योंकि रैशनैलिटी जो फिलॉसफी में रैशनैलिटी है वो बेसिकली ताल्लुक रखती है वेस्टर्न फिलॉसफी के साथ, जिसमें हम प्लेटो को ले आएंगे, आप अरिस्टोटल को ले आएंगे, और फिर आगे चलते आएंगे आप वेस्टर्न फिलॉसफी में कांट और जो भी आपके पास जो आ रहे हैं, वो सारे लोग वेस्टर्न फिलॉसफी बेसिकली किस पर यकीन रखती है? वेस्टर्न फिलॉसफी बेसिकली यकीन रखती है कि इंसान इस कायनात को समझने के लिए अपनी रैशनैलिटी को यूज कर सकता है। इंसान को रास्ता मिल सकता है, लेकिन वो रास्ता बेसिकली कौन सा रास्ता है? वो रास्ता रैशनैलिटी वाला रास्ता है, अक्ल को इस्तेमाल करने वाला रास्ता है। लेकिन ये जो फिलोसोफर है, जिसमें हमने लाओ की बात की और बाकी हम उनकी भी बात करेंगे, बाकी फिलोसफर्स की भी बात करेंगे, लाओ ने ये कहा कि जो वे है, वे जिसको हमने ढूंढना है, वो वे एम्पिरिकल जो एक्सपीरियंस है उससे दूर है, उससे छुपा हुआ। एम्पिरिकल एक्सपीरियंस, आपने वो एम्पिरिसिज्म वर्सेस आपने रैशनलिज्म आपने पढ़ा था, वो बल्कि एक लेक्चर भी आपने लिया था, वो सब ज्यादा साहब आए थे हमारे कॉलेज में। तो अब जो एम्पिरिसिज्म है बेसिकली वो क्या कहता है? एम्पिरिसिज्म ये कहता है कि आपने जो भी चीज दुनिया में नॉलेज के तौर पे हासिल की है, वो आपने अपनी सेंसेस से हासिल की है। सेंसेस जो है वो क्या है, वो आपके उसके साथ कनेक्टेड हैं, और दूसरा जो है आपके पास रैशनैलिटी के थ्रू आपने हासिल की। लेकिन जो लाओ है वो बेसिकली इस रास्ते के अगेंस्ट है, या वो ये समझता है कि आप उस वे तक इस रास्ते के थ्रू नहीं पहुंच सकते। okay? क्यों नहीं आप पहुंच सकते उस वे तक इस रास्ते के थ्रू? क्योंकि ये जो बेसिकली वे है वो इंट्यूशन से ताल्लुक रखता है, वो एक आप कह सकते हो कि एक डिफरेंट, आप कह सकते हो कि दुनिया से क्या रखता है, ताल्लुक रखता है। तो इसलिए आप अपनी अक्ल से, अपनी सेंसरी परसेप्शन से, जिसमें आप 5-6 सेंसेस जो आपकी हैं, उससे आप दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। यहां तक बात समझ आई? कोई क्वेश्चन आपके माइंड में तो आप पूछ लें, आगे हम जो है चलते हैं इससे आगे। जी जी, तो ये 6 सेमेस्टर के किधर आ गए हैं? हाँ, ये अलीजा नईम भी कोई है इधर ऐड, पता नहीं कौन है ये अलीजे किधर आ रही है? ये मेरा ख्याल है वो, ओहो, ये नुमान भी आ रहा है। नुमान अनुषा भी है। सर जी हमारी क्लास का टाइम है ना। अभी 10 मिनट पड़े हुए हैं। आपकी क्लास का टाइम 11:30 है यार, आप निकल जाओ बाहर। ठीक है, और ओके सर, ओके। मावरा आ गई है, वो भी निकल जाए। ठीक है, हारून वो भी निकल जाए। ठीक है, इनको मैंने वैसे एडमिट नहीं किया सर जी इनका ये। हाँ, तो ये उनको मैंने अभी अलाउ नहीं किया हुआ बहरहाल। तो हमारे पास 10 मिनट्स हैं बहरहाल। ओके, सो यहाँ तक ये वो उन्होंने क्या कहा कि जो लाओ है उसकी क्या फिलॉसफी है कि हमें रास्ता ढूंढना है, लेकिन वो रास्ता कभी भी आप सेंसरी परसेप्शन से नहीं ढूंढ सकते। सेंसरी परसेप्शन कौन से हैं कि जिसमें आपको नजर आ जाए, जिसमें आप सुन लें, जिसमें आप किसी चीज को टेस्ट कर लें, तो सेंसरी परसेप्शन से आप उस रास्ते को नहीं ढूंढ सकते। तो फिर आपने उस रास्ते को किस तरह से ढूंढना है? अब इसमें उस कॉस्मोलॉजी में वो बात करता है हेवन और अर्थ की, हेवन और अर्थ की। अब वो ये समझता है कि हेवन और अर्थ जो है वो दोनों एक सिंगल रियलिटी है, ये दोनों कुछ सेपरेट एंटिटीज नहीं है, ये सेपरेबल नहीं है, ये फोर्सेस। एक फोर्स को वो क्या कहता है? यिन कहता है, यिन, YIN। और दूसरी फोर्स को वो कहता है यांग। यिन क्या कहता है? यांग, यांग, YANG, यांग, यिन और यांग। अब वो ये समझता है कि जो यिन है, यिन जो अर्थ है, अर्थ ये पैसिव एलिमेंट है, पैसिव है बिल्कुल। जो यांग है वो स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है, लाइट है, वो कंस्ट्रक्टिव है। ओके, यांग। और हेवन यांग है और अर्थ यिन है। लेकिन वो कहता है कि यांग और यिन के दरमियान क्या होना चाहिए?
एक परपेचुअल हार्मोनियस बैलेंस होना चाहिए, और ये बैलेंस इस कायनात को चलाने में क्या है, जरूरी है। तो अब यहां पर वो क्या कहते हैं कि इक्विलिब्रियम द ग्रेट फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया में जो इक्विलिब्रियम है वो क्या है, वो एक ग्रेट फोर्स है, और उसके तहत ही ये दुनिया क्या कर सकती है, चल सकती है। चल सकते। ओके, तो उसके तहत ये दुनिया मूव कर सकती है, चल सकती है इस इक्विलिब्रियम के तहत, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है। अर्थ हेवन का पार्ट है, और हेवन जो है वो मीन कि ये कुल और जुज, जो जुज है वो कुल के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जो कुल है वो जुज के बगैर नहीं एग्जिस्ट कर सकता। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पार्ट हैं, ये फंडामेंटल हैं, ये कभी ना खत्म होने वाले हैं। ओके, तो वो उस हारमनी को अगर आप अचीव कर लें बेसिकली, तो आप एक रास्ता ढूंढ सकते हैं इस दुनिया में, आपके लिए आसानी हो सकती है। लेकिन अगर आप उस हारमनी तक नहीं पहुंचेंगे तो आप उस रास्ते को नहीं ढूंढ सकते। अब इसके बाद जो है वो थोड़ा सा डिफाइन करता है कि बेसिकली जो सेजहुड है वो होती क्या है। जिनके सेज की हमने बात की ना, सेज। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, अक्सा का डिस्कनेक्ट हो गया, उसको कर लें कनेक्ट, ऐड कर लें। अक्सा अंजन? यस यस सर। ये शिफ्ट की नहीं है अक्सा? नो सर। ठीक है, ओके, मैंने कर दिया। तो अब ये सेजहुड बेसिकली पहले हम बात करेंगे कि अब देखें ना कि रास्ता ढूंढने की जरूरत ही क्यों पड़ी। ओके, क्वेश्चन तो ये है ना कि ये रास्ता ढूंढने की जरूरत क्यों पड़ी। उन्हें क्यों लगा कि हमें दुनिया में एक बैलेंस की जरूरत है, दुनिया में एक इक्विलिब्रियम की जरूरत है, तो वो इक्विलिब्रियम से ही दुनिया चल सकती है। क्योंकि जो अगर आप देखें ना उसमें चाइनीज हिस्ट्री को अगर आप देखें, ट्रेडिशनल जो चाइनीज हिस्ट्री है, तो वहां पर जो इनके दरमियान डिफरेंट जो स्टेट्स थी चाइना के अंदर, उनके दरमियान जो वॉर है वो ऑलमोस्ट 550 ईयर्स तक कंटिन्यूड रही। कितने ईयर्स तक? 550 ईयर्स तक। 550 और 550 ऑलमोस्ट स्टार्ट होते हैं 771 BCE। ओके, BCE जो है वो इट स्टैंड्स फॉर बिफोर कॉमन एरा। ओके, बिफोर कॉमन एरा, यहाँ पे वो क्राइस्ट वाला नहीं है बल्कि बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा समझा जाता है कि वो जो आप कह सकते हो कि जो ग्रीक फिलॉसफी है उससे थोड़ा डिफरेंट है बिफोर कॉमन एरा। तो बिफोर कॉमन एरा में ऑलमोस्ट 550 ईयर्स तक आप क्या उसको वो नाम देते थे वारिंग स्टेट्स का। किसका नाम देते थे? वारिंग स्टेट्स का। एक स्टेट दूसरे के खिलाफ क्या कर रही है? जंग कर रही है। और उसमें क्या होता था कि सिविल वॉर्स होती थी जिसकी वजह से वायलेंस होता था। आर्मीज किसी तरह के ट्रेडिशनल रूल्स को, किसी तरह की जो है वो कस्टम्स को फॉलो नहीं करती थी, बल्कि वो डिस्ट्रक्शन पाइलेज ऑन अ मैसिव लेवल वो होता था। तो डिस्ट्रक्शन पाइलेज अगर मैसिव लेवल पे हो रहा है तो उसमें किलिंग के अलावा मीन के बेसिकली इन वॉरिंग स्टेट्स के दरमियान किसी भी तरह का कोई भी एक सुनो सर। हेलो जी सर। जी सर। जी मैंने सर बोले। जी मैंने बोला ना। हाँ, ये जो वॉरिंग स्टेट्स हैं उनके दरमियान किसी भी तरह का कोई भी वो नहीं पाया जाता था। आप कह सकते हो कि जिसको मॉरल लॉ कह सकते हैं या कोई बैलेंस कह सकते हैं, मीन कि इंसान की, उसकी जान की, उसके माल की किसी भी तरह की कोई भी परवाह कोई नहीं करता था। अब क्या हुआ कि इसमें दुश्मनों के सर काटना, और यही समझा जाता था कि दुश्मन की ज्यादा सर काटता है वही पावरफुल है, बल्कि आर्मी को कुछ दिया ही नहीं जाता था उस वक्त तक जब तक वो दुश्मनों के सर ना काटें या उनको मारे ना या उनको डिस्ट्रॉय ना करें। तो फिर जरूरत जो है ना वो ये जो सेजेस आए बेसिकली, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा कि हमें कोई रास्ता ढूंढने की जरूरत है। अब वो रास्ता क्या है इनके लिए? रास्ता क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके लिए रास्ता क्या है कि हमने कोई सोशल ऑर्डर ढूंढना है, हमने कोई प्रॉपर कंडक्ट ढूंढना है, हमने इंसानों को ये बताना है
कि लाइफ उन्होंने किस तरह से गुजारनी, एक दूसरे को मारने में, लूटने में, कत्ल करने में, उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय करने में। ये किसी कोई भी एक कह सकते हो कि एक इंसानी कानून इसकी इजाजत नहीं देता। तो वो जो अब मिनके आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि जो ये जो सेज हैं जिसको हमने ताओ की हमने बात की, ये जो रास्ता जो ढूंढने की जो कोशिश हो रही है, तो ये रास्ता ढूंढने की कोशिश हो क्यों रही है? तो उसमें रास्ता ढूंढने की कोशिश के पीछे वो सर्कमस्टांसेस थे उस एज के जो सर्कमस्टांसेस थे वो रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि वो एज ही, उस एज को ही क्या कहते थे? वॉरिंग स्टेट्स कहते थे, वॉरिंग स्टेट्स। ओके, वॉर से वॉरिंग स्टेट्स। तो उस एज को जब वॉरिंग स्टेट्स कहते थे, जब वॉर ही हर तरफ हो रही थी तो अल्टीमेटली किलिंग बहुत ज्यादा होती थी, इंसान के अंदर किसी तरह की मॉरल वैल्यूज नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फिर एक वे दिया इंसान को कि आप इस तरीके से अपनी जिंदगी को क्या कर सकते हैं? बेहतर बना सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। तो उसमें जो पहला फिलोसोफर हमारे पास आता है वो कौन सा है? लाओजू। ओके, लाओजू फिलोसोफर आता है। इस लाओजू पे हम क्या करेंगे? कल बात करेंगे लाओजू की फिलोसफी पे, एक दिन बात करेंगे, एक दिन हम बात करेंगे आगे कन्फ्यूशियस जो है उसके ऊपर, और फिर एक दिन हम बुद्धा के ऊपर बात करेंगे। मीन्स कि हमारे